हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विजार्ड एकेडमी पर। आइए हम भारतीय भूगोल की श्रृंखला के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं और इसी क्रम में एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हैं। ध्यान दें, भारतीय भूगोल के अंतर्गत हम भारत के भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं और भारत के भौतिक प्रदेश में भी हमने बातचीत कर ली थी। भारत के भौतिक प्रदेश में भी हमने बातचीत कर ली थी उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर के विशाल मैदान की। और आज जो भारत का तीसरा भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार है, हम आप इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। देखिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि आपके जो भारत देश है इसे मेनली 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें पहला रहा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो हम तीसरे वाले की बातचीत कर रहे हैं। देखिएगा, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये लगभग उसकी कंप्लीट संरचना आप देख पा रहे होंगे। हालांकि ये दक्षिणी भारत का मानचित्र है। इसे हमने बनाने का प्रयास सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ इतनी सी इम्पोर्टेंस है इसकी। और जानकारी के लिए बता दें, ये पूरा का पूरा जो ये देश होगा ये बांग्लादेश है। मानचित्र से बिल्कुल स्पष्ट भी होगा, ये बांग्लादेश है। और ये पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य त्रिपुरा होगा। और ये वाला राज्य ऑलरेडी आपको पता है मिजोरम होगा, यानी इसी के ऊपर मेघालय आएगा। और ये कंप्लीट दक्षिण भारत का मानचित्र है। खैर, हम आपसे बातचीत करने जा रहे थे इस प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, जो कि भारत का तीसरा भौतिक प्रदेश भी है। आगे बढ़ने से पहले साथियों, एक बात जान लेना आपको आवश्यक है कि आखिरकार इस पठारी क्षेत्र को प्रायद्वीपीय पठार की संज्ञा क्यों दी गई, यानी सीधे बिल्कुल सरल शब्दों में प्रायद्वीप किसे कहते हैं। जब आप ये जान लेंगे आखिरकार प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ना हमारे ख्याल से आपको और भी अधिक आसान हो जाएगा। तो देखिएगा, ये जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप ये भूगोल भाषा के एक शब्द ही है और इसकी परिभाषा होती है कि वह स्थलीय भूभाग जो 3 ओर जल से घिरा हो, यानी ऐसा स्थलीय भूभाग जिसके तीनों ओर वाटर बॉडी यानी जलमंडल का विस्तार हो, उसे प्रायद्वीप की संज्ञा देते हैं। और आपको पता है ऑलरेडी ये जो दक्षिण भारत है इसके इस तरफ ये वाटर बॉडी है जिसे आप बे ऑफ बंगाल कहते हैं। और नीचे की तरफ की बात करें, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी यानी हिंद महासागर है। और इसे आप अरेबिक सी यानी अरब सागर की संज्ञा देते हैं। वापस देखें, हमने कहा ये अरब सागर रहा, इधर पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, श्रीलंका के और नीचे आएंगे ये हिंद महासागर हो जाएगा। और ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। और अभी हमने प्रायद्वीप की परिभाषा बताई आपको कि वह स्थलीय भूभाग जो 3 ओर से जलमंडल से घिरा हुआ होगा उसे ही प्रायद्वीप की संज्ञा देंगे। और वास्तव में ये जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है ये पठारी क्षेत्र है। और ये जो पठारी क्षेत्र है 3 ओर से जलमंडल से घिरा हुआ है, इसलिए इस पठारी क्षेत्र को प्रायद्वीपीय पठार की संज्ञा देते हैं। तो ये हम आपसे बातचीत कर रहे थे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। और देखिएगा, प्रायद्वीप का ही जस्ट विपरीत ये खाड़ी होगा। खाड़ी यानी खाड़ी और प्रायद्वीप दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। और खाड़ी की बात करें, अभी प्रायद्वीप में आपने देखा कि वह स्थलीय भूभाग जिसके 3 ओर जलमंडल का विस्तार होगा उसे आप प्रायद्वीप की संज्ञा देंगे। और वहीं दूसरी ओर आपको पता है यहाँ पर खंभात की खाड़ी है, जहाँ पर ये नर्मदा और ताप्ती नदियाँ आकर के गिरती हैं, या यहाँ पर कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, तमाम सारी खाड़ियाँ हैं। और प्रायद्वीप के ठीक विपरीत खाड़ी की परिभाषा होगी कि ऐसी वाटर बॉडी यानी ऐसा जलीय क्षेत्र जिसके तीन ओर लैंडमार्क यानी स्थल मंडल का विस्तार होगा, उसे खाड़ी की संज्ञा देंगे। वापस देखें, हमने कहा कि ऐसा स्थलीय क्षेत्र जिसके 3 ओर जलमंडल का विस्तार होगा उसे आप प्रायद्वीप कहेंगे।
और दूसरी तरफ ऐसा जलीय क्षेत्र जिसके 3 ओर स्थल का विस्तार हो, या ऐसा जलीय क्षेत्र जिसके 3 ओर स्थल मंडल का विस्तार होगा, उसे आप खाड़ी कहेंगे। तो हमने आपसे प्रारंभ में ही कहा कि प्रायद्वीप और खाड़ी ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। खैर, इनके बारे में हम आपसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे। आइए हम सीधे चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। और आपने देखा ये जो आज का आपका शीर्षक है, ये भारत के भौतिक प्रदेश में तीसरा भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार हम इसकी आपसे बातचीत करने चल रहे हैं। देखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, भारत के सभी भौतिक प्रदेशों में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश होगा। पुनः सुने, हमने कहा जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत के जितने भी भौतिक प्रदेश है उसमें सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश है। और इस प्रायद्वीपीय पठार की बातचीत करें आपसे तो इस प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्रफल है, प्रायद्वीपीय पठार का ये जो क्षेत्रफल है, ये लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, 16 लाख वर्ग किलोमीटर इस अकेले प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल है। यानी लगभग की बात करें तो भारत का ओवरऑल जितना एरिया है, जितना क्षेत्रफल है, उसके आधे भाग पर लगभग प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी भारत का जो एरिया है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख का आधा, लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो हमने कहा ये संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का लगभग आधा क्षेत्रफल ये प्रायद्वीपीय पठार ही कवर करता है, ढकता है। खैर, हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रफल के बारे में। आपने देखा कि इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर का है। और इस पठार के अगर औसत ऊंचाई की बातचीत की जाए तो इस पठार की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 600 से 900 मीटर की होगी। वापस देखिए, हमने कहा प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर का होगा, जबकि इस पठार की औसत ऊंचाई 600 से लगभग 900 मीटर की होगी। और इस प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आपसे बातचीत करें तो चूंकि 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का ये भूभाग है, इसलिए इसे भी अध्ययन की सुगमता के लिए 2 प्रमुख वर्गों में या 2 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। और इसके अतिरिक्त ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। हमने कहा प्रायद्वीपीय पठार की आकृति लगभग त्रिभुजाकार, यानी इनकेस एग्जामिनर आपसे पूछे कि निम्न में से किस भारतीय भौतिक प्रदेश की आकृति लगभग त्रिभुजाकार है, तो आपका जवाब प्रायद्वीपीय पठार होना चाहिए। हाँ, खैर, हम आपसे बातचीत करने जा रहे थे जो प्रायद्वीपीय पठार है, चूंकि इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। और नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे, नीचे की तरफ ये जो कन्याकुमारी होगा, यहाँ पर ये जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी इस प्रायद्वीपीय पठार का ये दक्षिणी छोर है। प्रायद्वीपीय पठार का हमने कहा ये दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। और प्रायद्वीपीय पठार की अगर उत्तरी सीमा की बातचीत करें तो आरावली पर्वत श्रेणी आपने पढ़ी होगी, आरावली पर्वत श्रेणी, और दूसरा छोटा नागपुर पठार, और तीसरा पूर्वोत्तर में मेघालय अथवा शिलांग का पठार। पुनः सुने, उत्तर दिशा में हमने कहा आरावली पर्वत श्रेणी, उसके अतिरिक्त छोटा नागपुर पठार, और पूर्वोत्तर में मेघालय अथवा शिलांग की जो पहाड़ियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी सीमा का निर्धारण करती हैं। और आपको पता है कि भारतीय प्रायद्वीप में अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती भी हैं, जो एक अमरकंटक और दूसरी मैकाल श्रेणी से इस तरह बहते हुए यहाँ पर आकर के खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। ये इस नदी की बात करें, ये नर्मदा होगी और ये वाली नदी ताप्ती होगी। तो ये जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं, इनकी भ्रंश घाटियाँ, नर्मदा और ताप्ती की जो भ्रंश घाटियाँ हैं, उन्होंने यानी नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियों ने इस संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार को 2 प्रमुख भागों में विभक्त कर दिया है।
और आइए देखते हैं वो दो प्रमुख भाग कौन कौन से हैं और उसी में एक एक भाग का कंप्लीट आप अध्ययन करेंगे। वापस सुने, हमने कहा नर्मदा और ताप्ती की जो भ्रंश घाटियाँ हैं, इन्होंने संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार को दो प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत कर दिया है। इसके उत्तर वाले भाग को मध्यवर्ती उच्च भूमियों की श्रेणियां दी गई है और दक्षिण वाले भाग को दक्कन का पठार कहा गया है। तो पुनः देखें, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का ये जो पहला भाग है, इसे मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ कहेंगे, मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ कहेंगे। और प्रायद्वीपीय पठार का जो दूसरा भाग होगा, इसे दूसरे वाले भाग को दक्कन का पठार की संज्ञा दी गई है, दक्कन का पठार की संज्ञा दी गई है। अब पुनः देखें, इन दो भागों के थ्रू, इन दो भागों के अंतर्गत आप कंप्लीट प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करेंगे और इसमें भी हम सबसे पहले इस ऊपर वाले यानी मध्यवर्ती उच्च भूमियों के बारे में बातचीत करेंगे आपसे। और मध्यवर्ती उच्च भूमियों के अंतर्गत आपको जानकारी के लिए बता दें, तमाम पर्वत श्रृंखलाएँ आएंगी जिनमें आरावली पर्वत श्रेणी, छोटा नागपुर पठार और मेघालय अथवा शिलांग का पठार तथा विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ, ये प्रमुख हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें हैं, हम सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर कवर करेंगे, क्योंकि इस ज्योग्राफी के नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे, अगले जो चैप्टर होंगे, वहाँ पर पॉसिबल होगा इन सब के बारे में हम आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस मध्यवर्ती उच्च भूमियों के बारे में। चलिए, दक्कन का पठार की बातचीत हम आपसे बाद में करेंगे। मध्यवर्ती उच्च भूमियों के अंतर्गत आप 3 प्रमुख शीर्षकों को पढ़ेंगे, यानी 3 प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत आप मध्यवर्ती उच्च भूमियों के बारे में बातचीत करेंगे। जिसमें फर्स्ट हमने कहा ये आरावली पर्वत श्रेणी, आरावली श्रेणी, ये मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत ये पहली पर्वत श्रेणी होगी। और दूसरा आप पढ़ेंगे छोटा नागपुर पठार। और तीसरा जो होगा आपका, ये जो तीसरा मध्यवर्ती उच्च भूमियों के अंतर्गत जो तीसरा होगा, वो मेघालय अथवा शिलांग का पठार। इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत आप मध्यवर्ती उच्च भूमियों के बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए देखते हैं इनमें से एक एक के बारे में विस्तार से हम आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। चलिए इसे इरेज करें, चूँकि नदियों की बातचीत हम आपसे विस्तार में अगले शीर्षक में करेंगे और पॉसिबल होगा इस वाले ठीक शीर्षक के बाद जो अगला टाइटल होगा आपके भारतीय भूगोल में, जो अगला शीर्षक होगा वो भारत की नदियाँ होंगी। और सामान्यतः विद्यार्थियों की ये बड़ी शिकायत भी होती है कि ये जो नदियों वाला शीर्षक है, ये इन्हें समझ नहीं आता। पर हम आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि आप कंप्लीटली इन नदियों वाली क्लास देखिएगा और उसे देखने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में जितने सारे टॉपिक्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा इजी, सबसे ज़्यादा सरल ये भारत की नदियों वाला शीर्षक ही होगा। खैर, इसके बारे में हम आपसे बाद में बातचीत करेंगे। पहले हम आरावली श्रेणी के बारे में आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। आरावली पर्वत श्रेणी, तो देखिएगा ये गुजरात राज्य है। और गुजरात राज्य में एक गुजरात राज्य में आपने पालनपुर जिला शायद सुना होगा। गुजरात राज्य के पालनपुर जिले से होकर के, गुजरात राज्य के हमने कहा पालनपुर जिले से होकर के और राजस्थान होते हुए नई दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली या यूँ कहें दिल्ली रिज तक, वापस सुने, गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान होते हुए ये संघ शासित राज्य जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली में भी दक्षिणी दिल्ली यहाँ जिसे दिल्ली रिज की संज्ञा दी गई है, यहाँ तक इस आरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ये पूरा आरावली पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी का विस्तार हमने कहा गुजरात के पालनपुर जिले से लेकर के दक्षिणी दिल्ली के दिल्ली रिज तक है। और देखिएगा यहाँ हमने कहा ये पालनपुर जो कि गुजरात में है,
पालनपुर जो कि गुजरात में है, यहाँ से लेकर के दक्षिणी दिल्ली तक है। और आरावली पर्वत श्रेणी के बारे में आपसे बातचीत करें तो ध्यान दीजिएगा, चलिए इधर लिखते हैं। आरावली श्रेणी की हम आपसे बात कर रहे हैं, आरावली श्रेणी, इस बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। जो प्रमुख एग्जाम ओरिएंटेड बातें हम सिर्फ उनकी चर्चा करेंगे। आरावली पर्वत श्रेणी के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा, आपका एग्जामिनर यहाँ तक कि सिविल तक की परीक्षाओं में पूछा है कि विश्व की सर्वाधिक प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अथवा विश्व की प्राचीनतम श्रेणी निम्न में से कौन सी है, तो उसमें 4 विकल्प होगा, जिसमें एक आरावली पर्वत श्रेणी होगी। यानी एक बात तो ये निश्चित है, ये जो आरावली पर्वत श्रेणी है ये विश्व की प्राचीनतम का मतलब सर्वाधिक प्राचीन यानी सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। और दूसरी चीज, हमने इसके विस्तार के बारे में आपसे बातचीत की कि इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में दक्षिणी दिल्ली रिज तक है। और ध्यान देंगे, ये जो हम दिल्ली रिज की बात कर रहे हैं, ये जो हम दिल्ली रिज की आपसे बातचीत कर रहे हैं, दिल्ली रिज जो है, दिल्ली रिज ये आरावली पर्वत श्रेणी की श्रृंखला का ही विस्तार है। और इसी दिल्ली रिज के अंतर्गत रायसीन की पहाड़ियाँ भी आती हैं। दिल्ली रिज के अंतर्गत हमने कहा ये रायसीन की पहाड़ियाँ आती हैं, रायसीन की पहाड़ियाँ ये दिल्ली रिज के अंतर्गत ही आती हैं। और इसी रायसीन की पहाड़ियों पर ये आपका नई दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है, ये जो राष्ट्रपति भवन है इसी रायसीन की पहाड़ियों पर निर्मित है या स्थित है। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन निम्न में से किन पहाड़ियों पर या निम्न में से किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो विकल्प के अनुरूप अगर रायसीन की पहाड़ियाँ होंगी वो आपका जवाब होगा। अदरवाइज ये हम जो बात कर रहे हैं, चाहे दिल्ली रिज की बात करें अथवा रायसीन की पहाड़ियों की बात करें, ये सब के सब किसका विस्तार है? आरावली पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है। और इसके आगे बातचीत करें तो ये जो आरावली पर्वत श्रेणी है, इसका सर्वोच्च शिखर इस आरावली श्रेणी का जो सबसे ऊंचा शिखर है, यहाँ पर इस तरह से इस सर्वोच्च शिखर का नाम गुरु शिखर है। ध्यान देंगे, यानी गुरु शिखर आरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, या गुरु शिखर आरावली श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। ये गुरु शिखर लिखें, आरावली श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 यानी 1722 ये मीटर है। और ध्यान देंगे, ये जो गुरु शिखर है ये भी ज़्यादा बार एग्जामिनर आपका इसलिए पूछता है, ये जो गुरु शिखर है, हमने कहा ये गुरु शिखर ये माउंट आबू अथवा दूसरे शब्दों में कहें ये जो गुरु शिखर है, आइए इधर लिखते हैं, गुरु शिखर जो है ये आबू की पहाड़ियों में स्थित है। और ये जो आबू की पहाड़ियाँ हैं वही आपने सुना होगा माउंट आबू का नाम, जो कि आरावली श्रेणी पर एक चर्चित पर्यटक स्थल भी है। ये आबू की पहाड़ियाँ जो हैं इस वजह से विश्व प्रसिद्ध हैं, क्योंकि यहाँ से एक इतिहास का सुपरहिट प्रश्न बनता है। आपने सुना होगा जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर, जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ये दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका ये जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये आबू की पहाड़ियों पर ही स्थित है, और इसी आबू की पहाड़ियों पर गुरु शिखर भी स्थित है। इस वजह से ये जो है ये भी ज़्यादातर बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और वहीं इसके आगे फिर आपसे बातचीत करें तो हम चूँकि इधर आरावली पर्वत श्रेणी की यहाँ पर हम आपसे बातचीत कर रहे थे, ये कंप्लीट आप जो देख पा रहे होंगे ये आरावली पर्वत श्रेणी हमने इंडिकेट करने का प्रयास किया है। आगे बात करें आरावली पर्वत श्रेणी की विशेषता क्या है, यहाँ से और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान देंगे जब हम आपको भारत की जलवायु पढ़ाएंगे, उसमें भारत में वर्षा इस टॉपिक की बातचीत करेंगे, तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ये जो आरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में जो राजस्थान का विस्तार है, जो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर, ये कुछ पाकिस्तान से लगे राजस्थान के ज़िले हैं। आखिरकार ये इतने मरुस्थलीय क्यों हैं? ये
ये वर्ष भर वर्षा से अछूते क्यों रह जाते हैं? क्योंकि ये भारत में वर्षा के लिए सामान्यतः जो जिम्मेदार दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें हैं, वो जब भारत में प्रवेश करती हैं और गुजरात तक पहुंचने के उपरांत वो इन्हीं अरावली पर्वत श्रेणियों के समानांतर बहते हुए दिल्ली से आगे ये उत्तर प्रदेश और बिहार प्रवेश कर जाती हैं, जिस कारण ये अरावली श्रेणियों को डांक करके पश्चिमी राजस्थान नहीं जाती। और यही वजह है कि ये जो पश्चिमी राजस्थान के ज़िले हैं वो वर्ष भर वर्षा से अछूते रह जाते हैं। वह एक बहुत बड़ा सा विशाल एक भूभाग जो है वो मरुस्थली बना हुआ है। खैर, इसके बारे में हम आपसे आगे बातचीत करेंगे। अभी हम बात करने जा रहे थे, ये जो अरावली श्रेणी है, ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है, ये माही और लूनी दो नदियां हैं राजस्थान में बहने वाली, माही और लूनी। तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है, ध्यान देंगे, माही और लूनी ये दोनों नदी हैं और अरावली पर्वत श्रेणी इन माही और लूनी नदियों के बीच जल विभाजक का भी कार्य करती है। जल विभाजक का कार्य करती है, हमने कहा, चले ये रहा, जल विभाजक का कार्य करती है। क्योंकि ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिण पूर्व में ही, ये अरावली श्रेणी के ही दक्षिण पूर्व में ही विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इस माही नदी का उद्भव होता है। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें, इसका उद्भव ये मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है। माही नदी की बात करें, विंध्य श्रेणी से इस माही नदी का उद्गम होता है। और माही नदी को आप बेशक रट लीजिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद खास इस वजह से है कि माही नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है, भारत अकेले नहीं, आप नोटिस करेंगे हमारी बात को, हमने कहा माही नदी भारत नहीं अपितु विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा मीन्स 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, माही नदी विश्व की, हमने कहा, एकमात्र ऐसी रेखा है, माही नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही के अतिरिक्त पूरे विश्व में जितने सारे देश हैं, उन देशों में जितनी सारी नदियां हैं, उनमें से कोई सी भी नदी कर्क रेखा को 2 बार नहीं काटती। लेकिन जब हम यहाँ पर आपको अगला जो आपका शीर्षक होगा भारत की नदियां, उनके बारे में बातचीत करेंगे, तो यहाँ पर हम माही नदी के बारे में भी और कर्क रेखा के 2 बार काटने के पीछे भी क्या लॉजिक है, इसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। खैर, हम आपसे बातचीत कर रहे थे इस अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में, तो आप ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित सारे जो तथ्य हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। वापस एक बार स्पीड में देख लिया। हमने कहा अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात के पालनपुर जिले से होकर के दक्षिणी दिल्ली की दिल्ली रिज तक है। और ये जो दिल्ली रिज है इसी का विस्तार है रायसीन की पहाड़ियाँ, और उसी रायसीन की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन आपका स्थित है। और सबसे बड़ी बात, अरावली जो श्रेणी है ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। और तीसरी बात, हमने कहा अरावली पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर मीन्स 1722 मीटर की है। और ये जो गुरु शिखर है ये आबू की पहाड़ियों पर स्थित है। और आबू की पहाड़ियाँ यानी वही माउंट आबू, जो कि राजस्थान का एक बेहद पर्यटन स्थल भी है, एक खास पर्यटक स्थल भी है। और इसी आबू की पहाड़ियों पर विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, जो कि जैनियों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो ये तमाम सारी बातें हैं जो घुमा फिरा करके अक्सर आपका एग्जामिनर आपसे परीक्षाओं में पूछता रहता है। उम्मीद है यहाँ तक बातें आप समझे होंगे। अगर आप समझें तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चूँकि इसके बाद फिर इसे थोड़ा सा इरेज करके हम आगे आपसे बातचीत करेंगे। आइए अब देखते हैं अगली जो पर्वत श्रेणी है इसके बारे में। आइए इसके बारे में देखते हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमियों के अंतर्गत जो अगला आपका ये शीर्षक होगा, इसमें हम छोटा नागपुर पठार की आपसे बातचीत करेंगे। छोटा नागपुर पठार, चलिए इसे इरेज कर रहे हैं। हमने कहा अगली बातचीत हम आप ये छोटा नागपुर पठार के बारे में बातचीत करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये वही छोटा नागपुर पठार है जिसे सामान्यतः अलग अलग परीक्षाओं में आपका एग्जामिनर आपसे अलग अलग बार पूछता रहता है। तो देखिएगा, इस हम छोटा नागपुर पठार की अगर आपसे बातचीत करें, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसे भी इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पर, इसे भी हमने कहा इरेज कर दे रहे हैं। छोटा नागपुर पठार के बारे में आपसे बातचीत करने चल रहे हैं। छोटा नागपुर पठार के बारे में आपसे बातचीत करें
तो देखिएगा ये जो छोटा नागपुर पठार है, ये जो छोटा नागपुर पठार है, इसका विस्तार 3 अथवा 3 से अधिक राज्यों में है। और छोटा नागपुर पठार के बारे में बातचीत करें तो उसका विस्तार लगभग कुछ इस कदर है। छोटा नागपुर पठार का ये जो विस्तार है लगभग, हमने कहा लगभग कुछ इस कदर है। और इसमें आप ध्यान दें, ये कंप्लीट छोटा नागपुर पठार होगा। कंप्लीट हमने कहा ये छोटा नागपुर पठार होगा, छोटा नागपुर पठार होगा। और इस पठार का विस्तार पूरब में ये पश्चिम बंगाल का एक जिला आपने पढ़ा होगा, पुरुलिया। तो नागपुर पठार की बात करें तो पूरब में इस छोटा नागपुर पठार का विस्तार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से होकर के झारखंड और बिहार के पलामू, गया, धनबाद, हजारीबाग, और बिहार का एक जिला कैमूर, ये तमाम ये जिलों में है। और यहाँ तक कि इस नागपुर पठार का जो विस्तार है आंशिक उड़ीसा में भी आता है, इसके बारे में हम आपसे जब खनिज वाले शीर्षक के बारे में बातचीत करेंगे तो यहाँ पर इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसकी विस्तार से हमने कहा आपसे चर्चा करेंगे। अभी छोटा नागपुर पठार की बातचीत करने जा रहे हैं संक्षेप में, चूँकि आप प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे हैं, इस वजह से। तो ये जो हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं, छोटा नागपुर पठार से सबसे ज़्यादा चर्चित जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही कि भारत का रूर किसे कहते हैं, भारत का रूर किसे कहते हैं, अथवा खनिज संसाधन की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र है, या निम्न में से कौन सा पठार है, या निम्न में से कौन सी पेटी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो छोटा नागपुर पठार है जिसका विस्तार हमने बताया पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार तथा आंशिक उड़ीसा में भी है, ये छोटा नागपुर पठार खनिज संसाधन के लिहाज से सर्वाधिक समृद्ध होने के कारण, सर्वाधिक संपन्न होने के कारण इस छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। और दूसरी बड़ी बात, ये जो छोटा नागपुर पठार है, इस छोटा नागपुर पठार के लगभग चारों दिशाओं से, छोटा नागपुर पठार के हमने कहा लगभग चारों दिशाओं से 4 नदियां प्रवाहित होती हैं। वापस आप सुनिएगा, हमने कहा छोटा नागपुर पठार के लगभग चारों दिशाओं से 4 नदियां प्रवाहित होती हैं। इसमें आपने एक बेहद चर्चित नदी का नाम सुना होगा, सोन। ये इस तरह से छोटा नागपुर पठार से निकल करके और उत्तर की दिशा में बहते हुए बिहार की जो राजधानी है पटना, उसके समीप ये गंगा से मिलती है। तो एक ये नदी, हमने कहा इस नदी का नाम है सोन नदी, जो कि छोटा नागपुर पठार से ही निकलती है। और हमने कहा ये गंगा की सहायक नदी है, तो एक तो ये हो गई, सोन नदी हो गई। और दूसरी आपसे बातचीत करें, आपने महानदी के बारे में सुना होगा। चलिए इसे भी थोड़ा सा इरेज करेंगे। महानदी के बारे में आपने सुना होगा, जिसे पूर्व में यानी पहले ओडिशा का शोक कहा जाता था, जिसका उद्गम स्थल जिसका उद्गम स्थल आप यहाँ उड़ीसा में सुनेंगे, वहाँ से होता है। तो इस हम बात कर रहे थे, महानदी। इस महानदी पर नदी की बातचीत करें, ये इसका उद्गम भी बैतूल जिले के मुल्ताई नामक पहाड़ी से। महानदी की बातचीत करें, इसका उद्गम भी इस छोटा नागपुर पठार से ही होता है, और जिसका उद्गम ये इसके पश्चिम से होगा। और इसके अतिरिक्त ये सोन आपकी हो गई, सोन नदी हो गई, महानदी हो गई। और महानदी के बाद एक नदी आपने पढ़ा होगा, स्वर्ण रेखा। ये इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा है। इस नदी का नाम हमने कहा ये स्वर्ण रेखा है। ये स्वर्ण रेखा जो नदी है, यह भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और पूरब में यहीं से एक और भी नदी निकलती है, जो कि हुगली की सहायक नदी है। इस नदी का नाम है दामोदर। इस नदी का नाम हमने बताया दामोदर। तो इस तरह से आपने देखा, ये जो छोटा नागपुर पठार है, इस छोटा नागपुर पठार से चारों दिशाओं से
4 नदियां निकलती हैं, जिनमें सोन हमने कहा उत्तर की दिशा में बहते हुए गंगा में मिलती है, गंगा की सहायक नदी, अगली महानदी, तीसरी स्वर्णरेखा और चौथी दामोदर। इसमें आप विशेष ध्यान देंगे, नोटिस करेंगे, ये जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी को पूर्व में बंगाल का शोक कहा जाता था। आपने शायद इसे पढ़ा भी होगा कि बंगाल का शोक निम्न में से कौन सी नदी को कहते हैं, तो भाई आपका जवाब हमेशा ही दामोदर होना चाहिए। और महानदी की बातचीत करें तो इस महानदी को ओडिशा मीन्स पहले का उड़ीसा, इसे ओडिशा का शोक कहा जाता है। और 3 ही नदियां हैं जिसे शोक कहते हैं, उसमें एक आपने पढ़ा होगा कोसी नदी है, उससे चूंकि मार्ग परिवर्तन के कारण, यानी अपना रास्ता बदलने के कारण, चूंकि वो बिहार में अपार जान माल की तबाही करती है, इसलिए उसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं और महानदी को ओडिशा का शोक कहते हैं। खैर, हम इसमें बात कर रहे थे दामोदर नदी, जो कि ये जो गंगा की वितरिका है उसकी सहायक है, ये गंगा की जो वितरिका है उसकी सहायक है ये दामोदर नदी, इसे बंगाल का शोक कहेंगे। और तीसरी ये महानदी है, महानदी आप देख रहे हैं, इसे ओडिशा का शोक कहेंगे। इसका उद्गम भी इस छोटा नागपुर पठार से होता है। तो इस तरह से छोटा नागपुर पठार के बारे में हमने आपसे बातचीत की। अगली बातचीत ये अरावली श्रेणी हो गई, आपकी अरावली श्रेणी हो गई, छोटा नागपुर पठार भी हो गया। आइए अब हम आगे बातचीत करते हैं मेघालय के पठार के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, अच्छा एक बात और भी हम आपसे कहना चाहेंगे, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी हमारे प्रति कुछ ना कुछ दायित्व तो बनता है। और अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा, हमें भी अलग ये प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए इससे भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे, बेशक करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा आपसे वादा भी है, तो इसे आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेशक आप लाइक कर दीजिएगा अगर आप देख रहे हैं। आइए, खैर हम आपसे बात करने जा रहे थे मेघालय के पठार के बारे में। तो देखिएगा बंधु, ये जो मेघालय है, मेघालय आपको पता है पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और जो कि बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करता है। बातचीत करें कुछ इस तरह की, ये राज्य होगा आपका मेघालय, शायद आप देख पा रहे होंगे, ये राज्य होगा आपका मेघालय, ये वाला राज्य है। और इस मेघालय राज्य की बातचीत करें तो ये जो मेघालय है, चूँकि बीच में आप बांग्लादेश देख पा रहे हैं, मेघालय जो ये राज्य है, ये एक गैप आप भूगोल में विस्तार में पढ़ेंगे तो उसे कहा जाता है मालदा गैप। आपके भूगोलविदों ने लिखा है कि ये जो मेघालय का पठार है ये समतल मैदान का हिस्सा था, लेकिन ये मालदा गैप के द्वारा भ्रंशन के कारण ये मेघालय के जो पठार है ये समतल मैदान से पृथक हुआ है। तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये मालदा गैप के द्वारा ये जो मेघालय का पठार है प्रायद्वीपीय भारत से अलग हुआ है। और दूसरी बड़ी बात आपसे हम बातचीत करें तो ये जो मेघालय का पठार है, इस मेघालय के पठार के बारे में यहाँ पर इसके पश्चिमी छोर पर यहाँ पर एक पहाड़ी मिलती है, जिसे गारो पहाड़ी कहते हैं। आप ध्यान देंगे, इस पहाड़ी का नाम होगा गारो पहाड़ी, यानी मेघालय के पठार की जो पश्चिमी पहाड़ी होगी इसे गारो पहाड़ी कहेंगे। और इसके अतिरिक्त इस मेघालय के पठार में पूरब की ओर और भी पहाड़ियां हैं, जिनमें खासी, एक पहाड़ी का नाम जयंतिया, एक पहाड़ी का नाम मिकिर और अगली एक पहाड़ी का नाम आपने पढ़ा होगा रेंगमा। इसे हमने, ये गारो पहाड़ी रही, इसके बाद में इसे हमने नाम दिया, ये रही जयंतिया। ये खासी होगी, गारो के बाद ये खासी होगी, ये खासी पहाड़ी होगी, खासी के बाद में ये होगी जयंतिया, ये जयंतिया पहाड़ी होगी, और जयंतिया के बाद में मिकिर, ये मिकिर पहाड़ी होगी, मिकिर पहाड़ी के बाद में ये रेंगमा पहाड़ी होगी, तो साथियों आप देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे थे मेघालय के पठार के बारे में। ये जो मेघालय का पठार है, इस पठार पर गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा तमाम सारी अन्य पहाड़ियाँ हैं। और इस मेघालय के पठार के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा बार जो आपका एग्जामिनर यहाँ नज़र बना के रखता है, उसके पीछे रीज़न ही है
कि आपको पता है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है, क्या नाम है उसका भाई? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है, क्या नाम है उसका? मासिनराम। और मासिनराम आपको पता है कहाँ पर स्थित है? भारत में। कौन से राज्य में? मेघालय में। यानी एक बात तो निश्चित है कि ये जो मेघालय का पठार है, यहीं पर मासिनराम स्थित है, जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। और जब हम भारत में वर्षा पढ़ाएंगे तो हम आपको ये भी पढ़ाएंगे कि आखिरकार ये जो मासिनराम नाम का स्थान है, ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्यों है, यानी यहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा क्यों होती है, इसके बारे में भी हम कारण समेत चर्चा करेंगे वहाँ पर। लेकिन चूंकि अभी हम भारत के भौतिक प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो आप मोटे मोटे तथ्यों को थोड़ा यहाँ पर आप जानते रहेंगे। और एक चीज़ और आप थोड़ा सा जानते रहेंगे, ये जो मेघालय का पठार है, इस मेघालय के पठार का सर्वोच्च शिखर, मेघालय के पठार की बात कर रहे हैं, मेघालय पठार का जो सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च मीन्स सबसे जो ऊंचा शिखर है, उस शिखर का नाम ही शिलांग शिखर इस मेघालय के पठार का सर्वोच्च शिखर है। और उस शिलांग शिखर की जो ऊंचाई है 1965 मीटर की। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि मेघालय के पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आप कहेंगे शिलांग शिखर, और उसकी अगर ऊंचाई पूछी जाए तो 1965 मीटर की। तो साथियों, हम आपसे बातचीत कर रहे थे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। और प्रायद्वीपीय पठार में भी हमने कहा इसे अध्ययन की सुगमता के लिए दो प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया गया, जिनमें एक मध्यवर्ती उच्च भूमियां और दूसरा दक्कन का पठार। तो मध्यवर्ती उच्च भूमियों को हमने आपसे कहा, इसे हम 3 प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें आरावली श्रेणी, छोटा नागपुर पठार और तीसरा ये मेघालय का पठार रहा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के अगले भाग के बारे में, जिसे दक्कन का पठार की संज्ञा देते हैं। उसमें दक्कन के पठार के बारे में हम आपसे विस्तार में बातचीत करेंगे। साथियों, आज की क्लास फिलहाल बस इतना ही, और आई होप कि आपको क्लास पसंद जरूर आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप ईमानदारी से इसे लाइक कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।